हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका। जैसे मैंने वादा किया था, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अभी क्या था ना, देखो, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 2018 से पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, क्या कहता है आपका, बिफोर, क्या कहता है ये, 2018 से पहले अगर हम इससे बात करें ना, तो दो बुकें हुआ करती थी 11th क्लास में, इंडियन इकॉनमी, और दूसरी जो बुक होती थी वो थी आपकी स्टैटिस्टिक्स, जो भी अभी भी है ना। और 12th में होती थी, ये 11th में होती थी, दोनों किताब ये 11th क्लास में होती थी। और 12th में क्या होती थी आपकी, 12th में होती थी माइक्रो प्लस मैक्रो। ये दोनों बुकें क्या होती थी, ये 12th में होती थी। तो अभी हुआ क्या कि सर, ये माइक्रो को यहाँ से निकाल दिया गया और इसको कहाँ पर पुट कर दिया गया, 11th क्लास में। तो अभी पता है हम क्या करें, जो क्वेश्चन पेपर मैं ढूंढ रहा हूँ वो कैसे ऐसे ही मिल रहे हैं। 2018 से पहले के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है ना, उसमें क्या है आपका, इन इसमें जो एक पेपर है उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, जो 12th वाला पेपर हमने देखा, और 11th वाले में आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। बाकी पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी जो है मैं किसी तरह से अरेंज करके आपके लिए ले आऊँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो, ये जो पेपर है आपका, ये जो पेपर है हमारा, ये पेपर कब का है सर, ये पेपर है 2018 का, 2018 सेट 3। ये पेपर हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या क्वेश्चन है आपका, व्हेन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज 30 यूनिट्स। क्या कहता है ये आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, वो है आपकी 30 यूनिट्स, 30 रुपीज, ओके। और फिर ये बोलता है दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी है आपकी सर, 3 है। तो देखिए, अब आपको क्या बोलता है, ये टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोलता है। देखो, हम टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे सामने फॉर्मूला होता है किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब देखिए, यहाँ पर हमको सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है, हमको टीवीसी निकालना है। अब टीवीसी कैसे निकलता है सर, टीवीसी का ना हम इससे निकाल सकते हैं, एवीसी जो है ना, इसके थ्रू भी आपका टीवीसी निकल जाता है। कैसे, एक फॉर्मूला और होता है, ये देखिए, एवीसी इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, तो ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में सर, आपको ये दे रखा है 3, एंड टीवीसी आपको फाइंड ही करना है। और क्यू कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में सर, क्यू है आपकी 100 यूनिट्स, तो इसको 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, टीवीसी कितना हो जाएगा, टीवीसी इक्वल्स टू 300। ओके, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, टीएफसी हमारा कितना था, 30 था, प्लस 270, तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 300 ना, ओके सॉरी, 300 था इसको, ओके। तो ये 300 था हमारा, तो कितना हो गया ये 330, तो ये आंसर हो गया हमारा 330 रुपीज़। कौन सा पॉइंट है इसका, डी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, देखो हमने देख लिया ना एक क्वेश्चन हमारे सामने, ओके, तो इसका हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एपी जो है मैक्सिमम होता है, एंड एमपी, फिर एमपी क्या होगा आपका, जब एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होगा, एमपी इज इक्वल टू एपी कैन बी एनी ऑफ द अबव। देखो क्या कहता है, जब एपी आपका मैक्सिमम है तो हम कह सकते हैं आपका, जब एपी आपका मैक्सिमम होगा तो एमपी आपका इक्वल्स टू एपी हो सकता है आपका। इसको हम कह सकते हैं आपका, जब एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा, देखो जैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, हमने ना एक टेबल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिससे आप इसका आंसर दे सकते हो। हमने आपको टेबल बताई थी, एमपी, उसके बाद फिर टीपी, एंड फिर एपी, इससे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एमपी 2 3 4 3 2 1 0 -1, ठीक है। इसके थ्रू आपका टीपी निकल जाएगा 2 5 9 12 14 15 15 एंड 14, ठीक है। अब सर इसके ये हो गया आपका, फिक्स फैक्टर रख लेते हैं यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। एंड यहाँ पर हम एल वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और क्यू भी लिख लेते हैं 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8। अब इससे क्या लेंगे हम, टीपी हमको दे रखा है, हमको लेबर दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एपी निकाल लेंगे। एपी कैसे निकलेगा सर, टीपी डिवाइडेड बाय एल, या फिर क्यू भी कर सकते हो, सेम बात है आपका। तो ये हो जाएगा 2, देन उसके बाद फिर 2.5 है ना, 5 से डिवाइड किया 2 को, फिर 3, देन उसके बाद फिर 3, ओके 3 के बाद फिर 5 से ये गया तो 5 10 और 5 5 ये हो गया 5 40, ठीक है 2.8 हो जाएगा आपका। 6 से गया तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 एंड 7 एकम 7 7 दूनी 14 और एक 7 एकम 7, ओके ओके ये हो जाएगा आपका। और 8 एकम 8 पॉइंट, सॉरी इसको 1 होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0.8 856, तो हम कह सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब आपका एपी जो है वो मैक्सिमम है। एपी मैक्सिमम कब है सर, एपी मैक्सिमम है 3 पर, ठीक है, तो 3 पर ये दोनों केस में देखो, ओके। तो द एमपी क्या होगा आपका सर, इक्वल टू एपी हो सकता है, बिल्कुल एपी तो देखो इक्वल है यहाँ पर, और ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन एपी भी हो सकता है आपका, और लेस देन एपी भी हो सकता है। लेस देन एपी तो नहीं, लेकिन 2 केसेस हमारे पास है, कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, और तो इसका डी आंसर हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी। देखिए क्या बात करता है, ये जो 2 टर्म होती है आपकी, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमी, और दूसरा होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी, देखिए जब हम पॉजिटिव इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो ये हम बात करते हैं फैक्ट्स की, और जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात करते हैं तो बात करते हैं आइडियल सिचुएशन की। आइडियल सिचुएशन मतलब क्या सिचुएशन होनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं, है ना। तो अगर हम इसका पॉजिटिव इकोनॉमी का एक पॉइंट दें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका पॉवर्टी। अभी हमारे पास इंडिया में कितनी पॉवर्टी है हम उसको बता सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम बता सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इकोनॉमी के एग्जाम्पल, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या है एंड नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए था उसकी बात करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स क्या होती है आपकी सर, इसको आप 2 तरीके से बता सकते हो। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, दीज आर दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट क्या कहता है ये सर, फिक्स कॉस्ट क्या होती है सर, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट के साथ आपकी चेंज नहीं होती, थ्रू आउट द प्रोडक्शन क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक की जब हम बात करते हैं ना, चॉइस ऑफ टेक्निक, तो इसका मतलब होता है कि हम किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के अंदर में। जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए सर, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका वो इसी को लेकर है कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है चॉइस ऑफ टेक्निक की, हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, ये उसी की बात करते हैं। अगर आप लेबर की बात करते हो तो इसमें आपकी कॉस्ट क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे, एम्प्लॉयमेंट। बट अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसमें कॉस्ट तो आपकी कम होती है, बट एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी इसमें कम हो जाती है। तो यही हमको प्रॉब्लम होती है कि हम किसका यूज़ करें प्रोडक्शन करने के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हमारा, ये एक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं सेंटर होम टू प्रोड्यूस, ये हमारे सामने ये टॉप क्वेश्चन है आपका, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर यहाँ पर भी हो जाएगा का कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो किसके लिए करें। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, ये सेंटर प्रॉब्लम में ना आपके क्वेश्चन मिल ही जाते हैं कि 3 तरह की सेंटर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, एक ये होता है आपका। जब हम सेकंड बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, और जब हम थर्ड बात करते हैं वो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोडक्शन करें, हम अमीरों के लिए बात करें या फिर जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए प्रोडक्शन की बात करें हम, तो बोलते हैं होम टू प्रोड्यूस, ओके, होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये एक सेंटर प्रॉब्लम ये होती है आपका, तो ये भी हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके। तो इसको हमने देख ही लिया क्वेश्चन को, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आपका, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज फ्रॉम 4 to 5,
इट्स मार्केट सप्लाई राइज फ्रॉम 100 to 120, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, इज सप्लाई इलास्टिक। देखिए क्या कहता है आपका सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपका सिमिलर होता है आपका P बाई क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा P। ओके, तो अभी बोलते हैं आपका व्हेन प्राइस चेंज फ्रॉम 4 to 5, यानी कि हम कह सकते हैं P1 जो है आपका वो आपका 4 है एंड प्राइस P2 है आपका, P2 कितना है आपका, P2 हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि न्यू प्राइस आपका 5 हो गया। मार्केट सप्लाई राइज फ्रॉम 100, तो Q1 हो गया आपका 100 एंड Q2 हो गया आपका 120। ठीक है, अब ये इसके ऊपर हमको क्वेश्चन निकालना है, हमको बताना है कि ये इलास्टिक है क्या। ठीक है, ज़्यादा इज सप्लाई इलास्टिक। देखिए सॉल्व करते हैं सर। सर P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 4 एंड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 100। ठीक है, इनटू डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा सर 20, क्योंकि 20 इंक्रीज हुआ है, अपॉन में प्राइस हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा आपका 0.8। तो हम कह सकते हैं सर सप्लाई इलास्टिक तो है बट लेस इलास्टिक है। ये क्या है आपका सप्लाई 0.8 है, इसका मतलब क्या था 1 से कम है, 1 से कम होती है तो क्या होती है सप्लाई यहाँ पर, ये होती है लेस इलास्टिक। सप्लाई क्या आपकी लेस इलास्टिक है, क्योंकि हम कह सकते हैं 1 से कम है आपका। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 तरह की डिग्री जो है हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, हमारा 0.8 आ गया, तो इसलिए कह सकते हैं इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी आपकी लेस इलास्टिक होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस लिखने में, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये क्या होगी आपकी लेस इलास्टिक। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्राइस सीलिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस सीलिंग क्या होता है आपका। प्राइस सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके, और इसकी इम्प्लीकेशन 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस सीलिंग क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, ये बेसिकली कौन सी चैप्टर से आया है आपका, ये चैप्टर हो गया आपका लास्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है आपका, उस टॉपिक से आया हुआ है। आई थिंक ये 12वां या 11th, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है प्राइस सीलिंग एंड राइट एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन। इससे होता क्या है आपका, ये इम्प्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए अभी हम बात करते हैं, देखो क्या होता है ना, प्राइस सीलिंग ये होता है आपका, ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ये हमको पहले ही पता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता था। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था। ओके, देखो मैं ढंग से बना देता हूँ, इसको प्रॉपर बन नहीं पाया ये। ओके, ओके, देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये कहता है प्राइस सीलिंग क्या होती है, ये होता है आपका प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा सेट होता है आपका बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे जब कोई प्राइस सेट किया जाता है, ये पॉइंट हो गया, देखो पी ई हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और P1 हो गया आपका प्राइस सीलिंग। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब इस पॉइंट से कम प्राइस के ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस जो है जब गवर्नमेंट सेट करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। देखो क्या कर सकते हैं, इट इज अ प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। इसको हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन, इट इज अ प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। क्या करते हैं आपका, जब इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे जब कोई प्राइस सेट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके ठीक है, वीडियो हो रही है। ओके ठीक है, अब देखो प्राइस सीलिंग होता किस लिए सर, क्या होता है ना, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कंज्यूमर, ये बेसिकली किया किस लिए जाता है, ये होता है आपका कंज्यूमर, ये वेलफेयर के लिए सरकार इसको प्राइस सीलिंग को क्यों इंप्लीमेंट करती है, वेलफेयर के लिए, प्रमोट वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है इस कंसेप्ट को लेके आई है।
क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो मार्केट प्राइस पे जो है वो सामान को परचेस नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उनको कम कीमत के ऊपर में जो है वो सामान जो है वो या फिर फूड जो है वो अवेलेबल हो जाए, सरकार इसीलिए जो है प्राइस सीलिंग के कंसेप्ट को लेके आई थी। इसके लिए सरकार ने जो है वो पीडीएस सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू जो है वो सरकार जो है वो अनाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इससे कम प्राइस पे। इससे क्या होता है, सोसाइटी में वेलफेयर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही आपका प्राइस सीलिंग है और यही इसकी आपकी इम्प्लीकेशन आप बता सकते हैं। तो हमने 8th क्वेश्चन भी कर लिया। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स, हाउ विल अ कंज्यूमर डिसाइडेड टू हाउ मच क्वांटिटी टू बाय ऑफ वन गुड्स, एक्सप्लेन। देखिए द गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी की बात करता है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है ये, सर कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमको पता ही है कि कंज्यूमर कितना एक्सप्लेन करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंज्यूमर क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, ये कंडीशन। और दूसरा क्या होता है, एमयू मस्ट फॉल। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कह सकते हैं कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो सामान परचेस करेगा। ठीक है, इसको चलो हम थोड़ा डीप में देख लेते हैं एक बार। इसको कंसेप्ट में आपको समझा देता हूँ, एक टेबल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ मैं। ओके, देखिए अभी हम क्या करते हैं, लेट सपोज Q1 1 2 3 4 5 MUX ये हो जाएगा 20 16 10 4 and 2, let's suppose, and the price is given 10। ये तो यूटिल्स में है। ओके, लेट्स सपोज MUX इन टर्म्स ऑफ रुपी, हम इसको ऑलरेडी निकाल लेते हैं रुपीज़ में। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 रुपीज़ जो है ना वो आपकी 1 यूटिल्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन के साथ में हम ये कर सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन सेम ही रहेगा आपका 10 4। इसको मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको समझा देता हूँ। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने वो भी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ अगर वो आपने नहीं देखे तो उसको देख लेनी है। ये कंसेप्ट आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब ये क्या कहता है, सर गिवन प्राइस के ऊपर में देखो, इस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, ये कैसे डिपेंड कर, ये कैसे पता चलेगा, सर ये जो देख रहे हो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन पे जो है वो कंज्यूमर क्या होगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना वो प्राइस पे करता है ना उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो 3rd यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। हम यही आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर वो देखो इस सेम प्राइस के ऊपर अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए सेटिस्फेक्शन आपका कम है, प्राइस वो ज़्यादा पे कर रहा है, तो वो रुक जाएगा, वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि इस तरह से वो 3rd यूनिट को या 3 यूनिट को जो है वो कंज्यूम करेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट जो है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। ओके, स्टेट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की बात करता है ये। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा डीप में बताता हूँ आपको। देखिए देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। आईसी कर्व क्या होता है आपका, इट शोज ऑल पॉइंट्स which gives equal satisfaction to consumer। देखिए आईसी कर्व क्या होता है, जैसे इसका मैं कर्व बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये छोटा सा कर्व बना लेते हैं। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया एंड ये IC3 हो गया। ओके, तो ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया आपका एंड ये क्या हो गया आपका IC3 हो गया। तो ये जितने भी देखो अभी मैंने आपको शो कर दिया है वैसे तो, बट आप कोई भी पॉइंट पे जाइए, इस पॉइंट पे जाइए, आप इस पॉइंट पे जाइए, आप यहाँ जाइए, यहाँ पर A B C ये 3 पॉइंट हो गए। ये तीनों पॉइंट आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आईसी कर्व यही होता है आपका। आईसी कर्व उन सभी पॉइंट्स को शो करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, स्लोप जो है इसका, स्लोप डाउनवर्ड्स। स्लोप क्या होता है आपका, डाउनवर्ड्स।
डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई इसकी कि इसका जो स्लोप है ना वो क्या होता है आपका नीचे की ओर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे लेफ्ट टू राइट, ये ड्यू टू, इसका रीजन क्या होता है ड्यू टू एमआरएस, ये आपको ध्यान रखना है। एमआरएस की वजह से इसका कर्व क्या होता है वो नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या होता है सर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा जी। कहने का मतलब है देखिए हम क्या करते हैं सर यहाँ पर ना कमोडिटीज को कम करोगे तभी यहाँ पर आप कमोडिटीज को बढ़ा सकते हो। जब आप एक कमोडिटी को कम करके दूसरी को इंक्रीज करोगे तो उसी वजह से आपका एक कर्व क्या होता है ये इस तरह का आपको दिखाई देगा, यानी कि नीचे की ओर दिखाई देगा जाता हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कहने का क्या मतलब है सर ये जो आईसी कर्व है ना ये क्या होता है आपका कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। डिक्रीजिंग एमआरएस क्या होता है? एमआरएस आपका गिरता हुआ होता है, गिरते हुए एमआरएस की वजह से इसका कर्व क्या होता है वो इस तरह जो कॉन्वेक्स हमको दिखाई दे रहा है इस वजह से होता है ये। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया आपका हायर आईसी शोज higher satisfaction and lower IC shows lower satisfaction। ओके मतलब देखिए इस कर्व में जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और जब आप सेम नीचे की ओर आएंगे जैसे आप IC3 से IC2 फिर IC1 पे आते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आईसी का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है चलिए ये तो क्या बातें हैं उसमें वीडियो के ऊपर में। ठीक है देखते हैं। ओके तो हमने क्या कर लिया आपका। ओके ठीक है हम कहाँ थे सर? हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। ठीक है अभी क्या है आपका, सॉरी इंग्लिश में आ गया इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी हिंदी में आ गया इंग्लिश में करते हैं इसको। ओके तो क्वेश्चन क्या है आपका सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको छोड़ो आप इस क्वेश्चन को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिलेबस में नहीं है तो इसको काट देते हैं, बट हाँ कुछ स्कूलों में हो सकता है। तो हम क्या स्टेट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट इज फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाई। देख लेते हैं फिर भी। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, फॉर्म्स ऑफ मार्केट बेसिकली 4 तरह की मार्केट होती है आपकी। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, दूसरा होता है आपका मोनोपोलिस्टिक एंड थर्ड होता है आपका ओलिगोपोली। ठीक है देखिए यहाँ पर आपके लार्ज नंबर बायर्स होते हैं, लार्ज बायर्स तो चलो सब में बराबर हो जाएंगे, लार्ज सेलर्स कह सकते हैं हम। चलो हमको अगर इनको वो करना है, लार्ज सेलर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका सिंगल सेलर होता है आपका। मोनोपोली क्या होती है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या होते हैं आपके लार्ज बायर होते हैं, लार्ज सेलर भी होते हैं, लार्ज बायर भी होते हैं। और ओलिगोपोली में थोड़ा सा फ्यू होते हैं आपके, फ्यू सेलर्स होते हैं आपके। ठीक है अब ये कहता है आपका दूसरे डिफरेंस की बात करें सर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर इसमें डिफरेंस क्या होता है आपका? देखिए डिफरेंस होता है आपका प्रोडक्ट को लेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है सर? ऐसे प्रोडक्ट जो क्वालिटी हर मतलब क्वालिटी या फीचर्स हर किसी में एक जैसे होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है आपका इनका जो फीचर होता है ना वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ये फोकस करते हैं। डिफरेंशिएशन सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट होता है उनका यूज तो एक जैसा होता है बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक दूसरे से अलग होती है आपकी। चलो ये तो हो गया आपका। उसके अलावा
एक और डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो ये होता है आपका कि यहाँ जो होता है ना वो फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है। बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से यहाँ पर फर्म जो होती है ना उसको क्या मिल जाता है, पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, पार्शियल कंट्रोल मिल जाता है आपका ओवर द प्राइस, ओवर प्राइस पे इनको क्या होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है वो मिल जाता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि वो अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं, और पीसी में क्या होता है आपका, परफेक्ट कंपटीशन में सभी एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, इसकी वजह से फर्म प्राइस टेकर होती है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत प्राइस क्या होता है वो अलग हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए क्या होता है सर, क्वेश्चन ये ना, ठीक है, तो एक बार पेज ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए क्या होता है सर, इसकी वजह से ना हम ऐसे कर सकते हैं, फर्म ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। कहने का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से जो फर्म होती है ना वो हमेशा क्या करती है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म हमेशा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर फ्री एंट्री एग्जिट है ना, उसकी वजह से फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। देखिए इसके दो सिचुएशन होती है, अगर हम केसेस की बात करें तो उसको दो केस होते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। देखिए ये होता है हम सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक केस ये होता है, और दूसरा केस ले लेते हैं हम सुपर नॉर्मल लॉस। ओके, अभी देखिए क्या होता है, ये दोनों शॉर्ट टर्म में है। देखिए जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट की वजह से क्या होगा आपका, मोर फर्म्स अट्रैक्ट, कम इन लिख लेते हैं, कम इन। ओके, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बहुत सारी फर्म्स जो है ना वो आ जाएगी, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो होगी नहीं। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से सप्लाई जो है ना वो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सर सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा सर, प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। प्राइस कम होने की वजह से होगा क्या, जो प्राइस कम होने की वजह से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ना वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन होगी आपकी इस केस में। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा, फ्यू फर्म्स लेफ्ट द मार्केट, कुछ फर्म्स क्या होंगे वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से जो सप्लाई है आपकी वो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा आपका, प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो नॉर्मल लॉस था आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। तो हम कह सकते हैं इस इम्प्लीकेशन की वजह से जो फर्म होती है वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए हमेशा फर्म क्या करती है आपका, फर्म हमेशा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म हमेशा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। ये होता है आपका कंफर्म जब हम बात करते हैं किसकी, इसकी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की। चलिए आते हैं दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन हम। ओके, तो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमारा हो गया। नॉन प्राइस कंपटीशन अंडर ओलिगोपोली। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ओलिगोपोली की बात है, नॉन प्राइस कंपटीशन अंडर मोनोपोली। इसका मतलब ये होता है, इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है, देखिए ओलिगोपोली जो फर्म होती है बेसिकली यहाँ पर बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं आपके, और ये लोग जो सेलर्स होते हैं ना बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है ना वो स्पेंड करते हैं किसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में।
एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और जनरली ये लोग जो है ना वो प्राइस में कंपटीशन नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस में कंपटीशन ना करके ये अदर देन प्राइस जो होता है ना उसको लेके कंपटीशन करते हैं, जैसे और अलग अलग तरह के जो है ऑफर्स हो गया, गिफ्ट्स हो गया, वो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर में। तो इसमें फर्म जो है वो एक दूसरे को प्राइस को लेके इसमें वॉर नहीं करती है इसमें, क्योंकि प्राइस वॉर नहीं होती है तो फर्म सिर्फ प्राइस डिक्रीज भी नहीं करती है, तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। प्राइस को छोड़ के जो है वो फर्म क्या करती है, आपस में कंपटीशन करती है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं आपकी ओलिगोपोली, पहले हुआ करता था, तो अभी हमने इतना ही बता दिया, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए इसको भी जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, एक पेज लेते हैं इसके लिए भी हम एक देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी इंडिफरेंस कर्व। देखिए कैसे होगा सर, इसकी सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं फिर कर्व पे आते हैं। देखो कंडीशन, कंडीशन क्या होती है इसकी सर, कंडीशन होती है ये जब एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्राइस। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, एम आर एस एक्स वाई मस्ट फॉल। एक कंडीशन ये होगी आपकी, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इसको हम कर्व के थ्रू समझा सकते हैं एक बार। देखिए ये क्या हो गया आपकी, ये हो गया आपकी पीएल, ये होता प्राइस लाइन। देखिए ये यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, एक ये पॉइंट हमने ले लिया। ओके तो हमारे सामने 4 कर्व हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जहाँ पे देखो ये रेड से हमने इसको मार्क कर दिया है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। कैसे, इस पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशन, ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। देखिए मैक्सिमम ये प्राइस रेंज हो गया जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कौन सा आईसी है जो इस पॉइंट उसको टच कर रहा है आपका, सर ये IC3 कह सकते हैं इसको, हम IC3 नाम दे देते हैं। IC3 जो है प्राइस लाइन को टेंजेंट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर में, इसलिए यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में, बाकी मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं, लिंक जो है वो उसका भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हो गया आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है देखिए इसके लिए भी हम एक नया पेज खोल लेते हैं, फिर उसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, देखिए इसका वर्कमैन चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत रेड हो गया ये। देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है ये MRS मस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकंड कंडीशन होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन MR। तो ये जहां पर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है उसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको मैं आपको टेबल एंड डायग्राम दोनों के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ले लिया हमने मार्जिनल कॉस्ट। ये हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं हम 12 10 8 6 6 8 10 12। लेट सपोज मार्जिनल रेवेन्यू जो है हम परफेक्ट उसको लेके चलते हैं, जहाँ पर प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम 10 10 अज्यूम कर लेते हैं। ओके सो देखिए अब हमारे पास ना ये पहली कंडीशन कहाँ सर, ये 2 पॉइंट है आपके, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया सर, कहाँ पर 7th नंबर पे। सर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना।
जहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। देखिए सर ये वाली कंडीशन थी ना, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो सर क्या पहली कंडीशन ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? नहीं, हम सेकंड कंडीशन का भी यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जिसके बाद आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। देखिए सर सेकंड के बाद अगर हम बात करेंगे तो 10-10 तो इक्वल हो गई, बट इसके बाद आपकी कॉस्ट क्या हुई है? कम हुई है सर, और कम हुई है, यानी कि ये तो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। सर यहाँ पर देखिए 10 के बाद अगर आपने फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपकी कॉस्ट जो है ना वो 2 रुपये से इंक्रीज हो गई है, तो हम कह सकते हैं आपका इस वाले पॉइंट के बाद कॉस्ट जो है आपकी वो ज़्यादा है। देखिए ये पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं जो 7th है ना वो ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम कर्व के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए ओके, एक मिनट, इसको कर्व थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बन गया, इसको सीधा बना देता हूँ मैं। देखिए सर ये हमारा हो गया एमआर कर्व, ये तो हमारा सिमिलर, ये हो गया हमारा एमआर मार्जिन रेवेन्यू। आपको पता है प्राइस और या फ्लैट था आपका कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एंड ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हमको पता ही है कि ये यू शेप का है आपका, तो ये यू शेप का हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए सर, एक पॉइंट में इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया आपका और एक पॉइंट ये हो गया आपका, 2 पॉइंट हो गए। तो दो इस देखिए इसको हमने इक्विलिब्रियम कह दिया। क्यों कह दिया इक्विलिब्रियम? सर इस पॉइंट को देखिए, ये इस पॉइंट के बाद यानी कि कॉस्ट जो है ना आपकी, देखिए क्या हो रही है, कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, बट इसके बाद आपकी देखिए इस पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एमआर से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ई हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही है, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है। सो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर पे आते हैं दोबारा से हम। ये हो गया हमारा एमआरएस, ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अभी आते हैं हम पेपर के ऊपर में। अच्छा, उसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। हम जैसी बात करी थी सेशन बी जो है आपका वो बेसिकली किसका है, वो है सेक्शन बी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ठीक है, क्योंकि ये तो 12th का पेपर था तो ये सेशन बी आ गया, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने क्या कर लिए, देख लिए। अभी ये 2018 का सेट का पेपर था, अभी इसके अलावा हमारे पास 2018 में 2 सेट और बचे हुए हैं, वो भी हम कर लेंगे, और इससे पहले के कुछ पेपर्स है, तो आई थिंक 5 से 6 पेपर में वो भी डिस्कस कर दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे 2018 से और पहले के पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।